अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन की हम जो है ना डेफिनेशन कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है आपके पास रिस्पांस टू वस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू टुवर्ड्स इंजरी। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, कोई एक रेस्पॉन्स होता है जो है ना किसी इंजरी से जो है ना बचाने के लिए एक रेस्पॉन्स होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, इन्फ्लेमेशन आपके पास दो टाइप्स की आती हैं। एक आती है आपके पास एक्यूट एंड आती है आपके पास एक क्रॉनिक। एक्यूट आपके पास बहुत ही रैपिड होती है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन होती है इसकी, और जो क्रॉनिक है ये आपके पास थोड़ी सी लेट अपीयर होती है एंड इसकी जो टाइमिंग है वो आपके पास क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि जो है ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो है ना 5 साइंस होते हैं। एक आपके पास होता है पेन, एक आपके पास होता है रेडनेस एंड हॉट, एंड आपके पास एक होता है सोलन, एंड लास्ट है आपके पास क्या, लॉस ऑफ फंक्शन। क्या, लॉस ऑफ फंक्शन। पेन को आप जो है ना आप डॉलर भी कहते हो, क्या, डॉलर। एंड रेडनेस को आप रूबर भी कहते हो, रूबर। एंड हॉट को आप जो है ना केलर भी कहते हो, क्या, केलर। एंड सोलन को आप जो है ना ट्यूमर कहते हो। ठीक है, ये वो ट्यूमर नहीं है, पहले ज़माने में जो है ना जो भी स्वेलिंग होती थी उसे जो है ना ट्यूमर कहते थे। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट है आपके पास लॉस ऑफ फंक्शनोलोसिया, पता नहीं क्या है ये, फंक्शनोलोसिया। ठीक है, इनमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं। ठीक है, कि जो पेन को क्या कहते हैं, रेडनेस और हॉटनेस, ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो साइंस थे आपके पास जो है ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। ठीक है, अभी हम जो है ना पूरा करते हैं कि जो है ना इस वीडियो में हम जो है ना पूरी बात करेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के ऊपर। ठीक है जी। लेट्स सपोज ये कोई भी ब्लड वेसल है, नहीं ब्लड वेसल नहीं, लेकिन ये आपके पास क्या है, कोई भी कैपिलरी है। ठीक है, ये इसकी क्या है, आर्टेरियोलर एंड है, ये आपके पास क्या है, इसकी ये वाली वीनस एंड है। ठीक है, अब देखो, कैपिलरी में दो प्रेशर होते हैं। एक आपके पास ये वाला प्रेशर है, इसे आप क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये नॉर्मली 35 होता है, और ये जो है ना फ्लूइड को आउट ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन जो है ना क्या करता है, उसको जो है ना मूव करवाता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास, इसका नाम है प्रेशर का आपके पास क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपके पास क्या करता है, जो फ्लूइड की मूवमेंट है उसको अपोज करता है, जो है ना कैपिलरी से बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, एक हाइड्रोस्टैटिक था और एक ऑस्मोटिक था। ठीक है, अब जब यहाँ पर लेट सपोज ये जो सेल्स हैं आपके पास, ये आपके पास क्या है, कोई भी सेल है, यहाँ पर बी से क्या डिनोट कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया है। ठीक है, जब यहाँ पर आपके पास इंजरी होगी, लेट सपोज हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंजरी कर दी। ठीक है, जब इंजरी होगी तो यहाँ के रेजिडेंट मास्ट सेल्स, यहाँ के जो यहाँ पर जो भी मास्ट सेल होगा वो आपके पास रिलीज़ करेगा क्या, हिस्टामिन। जब हिस्टामिन रिलीज़ होगा तो वो क्या कर देगा, इस वीनस एंड पर, ओ सॉरी नॉट वीनस एंड, आर्टेरियल एंड पर क्या कर देगा सॉरी, यहाँ पर क्या कर देगा, वेजो डायलेशन करवा देगा। क्या कर देगा, इसको वेजो डायलेट कर देगा, वेजो डायलेट। जब वेजो डायलेशन होगी तो फ्लूइड की मूवमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, इंक्रीज ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। जब ब्लड फ्लो बढ़ गया तो ब्लड फ्लो के बढ़ने से पता है क्या होता है, ये वाला प्रेशर बढ़ जाता है। जब ये प्रेशर बढ़ गया
और इसमें जो है ना स्लाइटली इसमें जो है ना डिक्रीज़ आती है, इसमें ये प्रेशर बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब इसके मैकेनिज़्म में हम नहीं जा रहे कि क्यों होता है, ये डिक्रीज़ क्यों होता है, वो जो है ना इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके मैकेनिज़्म में हम नहीं जा रहे। जब ये प्रेशर लेट सपोज़ अभी इसका नॉर्मल क्या है 35 है, ये क्या है 28 है, इसको मैंने यहाँ पर 50 कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर लेट सपोज़ मैंने 24 कर दिया। अच्छा, तो जब ये प्रेशर बढ़ गया, ये कम हो गया, तो फ्लूइड मूव करेगा ना आउट ऑफ द कैपिलरी। तो यहाँ पर जो फ्लूइड, अच्छा इसको यहाँ पर रोक दे, जब यहाँ पर वेज़ो डायलेशन होगी तो वेज़ो डायलेशन से आपके पास पता है क्या होता है, आपके पास एक तो हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब क्या, हॉट एंड रेडनेस, इसे आप एरिथ्मा भी कहते हैं क्या। ये एमसीक्यू पूछते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यू पूछते हैं इससे कि जो है ना वेज़ो डायलेशन से क्या होता है। ठीक है, अच्छा, रेडनेस को आप जो है ना रूबर भी कहते हैं, हॉटनेस को हॉट या फिर हॉटनेस को आप कैलर भी कहते हैं, इसी तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो हम अपनी वापस उस कहानी पर जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इसको बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया, तो ये फ्लूइड मूव करेगा। अब देखिए ब्लड वेसल में या फिर कैपिलरी, यहाँ पर हमने कैपिलरी का एग्जांपल लिया हुआ है, तो कैपिलरी से जब फ्लूइड बाहर आएगा, कैपिलरी से जब फ्लूइड बाहर आएगा, तो लेट्स सपोज ये मैंने एक ये वाला फ्लूइड बना दिया, दूसरा ये फ्लूइड है। अब देखें इसमें ये क्या है, रेड डॉट्स हैं, और इसमें रेड डॉट बिल्कुल कम है। अब देखें ये रेड डॉट शो कर रहे हैं आपके पास किसको, प्रोटीन को। अब देखें यहाँ पर फ्लूइड एस्केप हुआ, ठीक है, एक यहाँ पर टर्म आता है एक्सूडेट, एक आता है ट्रांसूडेट। ठीक है, अब देखो एक्सूडेट की डेफिनेशन आपसे ऑस्पीज में, आपसे जो है ना बीसीक्यूज में पूछते हैं कि व्हाट इज़ एक्सूडेट। ठीक है, एक्सूडेट की जो है ना डेफिनेशन ने एस्केप ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड फ्रॉम माइक्रो सर्कुलेशन इन द इंटरस्टिशियम। अब देखिए ये क्या है, प्रोटीन, और ये क्या था, मैंने इसको क्या कहा था, फ्लूइड है। फ्लूइड का कोई भी यूँ समझो ड्रॉप है। ठीक है, प्रोटीन रिच एस्केप ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड फ्रॉम माइक्रो सर्कुलेशन इन द इंटरस्टिशियम इज कॉल्ड एक्सूडेट। ठीक है, एक ये वाला फ्लूइड है, इसमें प्रोटीन देख रहे हैं बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है एज़ कम्पेयर टू दिस। मैंने इसको चलो बिल्कुल इसको रेड कर ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एस्केप ऑफ फ्लूइड विथ लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, और सिग्निफिकेंटली नो भी कहते हैं तो कोई मसला नहीं। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन फ्राम दी माइक्रो सर्कुलेशन इन दी इंटरस्टिशियम, फ्राम दी माइक्रो सर्कुलेशन टू दी इंटरस्टिशियम इज कॉल्ड ट्रांसूडेट। अब ये हो किस वजह से रहा है, ये दोनों किस वजह से हो रहे हैं, इन दोनों का हम क्या कहते हैं, स्टार्लिंग फोर्सेस। इन फोर्सेस की चेंजेस से, इन फोर्सेस में जब चेंज आ रही है तभी एक्सूडेट एंड ट्रांसूडेट आपके पास इंटरस्टिशियम में आते हैं। ठीक है जी, होप कि ट्रांसूडेट एंड एक्सूडेट क्लियर होगा। इसकी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्सूडेट एंड ट्रांसूडेट। उसके बाद एक टर्म आता है एडीमा। ठीक है, अब जब यहाँ पर फ्लूइड आ गया तो यहाँ पर क्या बनेगी भाई, एडीमा बनेगी। एडीमा की डेफिनेशन है आपके पास एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल एरिया, बट इट कैन बी एक्सूडेट और ट्रांसूडेट। ये एक्सूडेट भी हो सकता है, ट्रांसूडेट भी हो सकता है। ठीक है जी, होप कि ये क्लियर होगा। अब देखिए एक चीज़ में जो है ना एक डिफ़ाइन कर दूँ, यहाँ पर ये देख रहे हैं एंडोथेलियल सेल्स के बीच में नॉर्मली इतने गैप्स होते नहीं हैं। ठीक है, अब ये गैप कैसे बन रहा है उसको देखते हैं। नॉर्मली एंडोथेलियल सेल्स का ये शेप होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पेंसिल की मार्किंग नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब नॉर्मली इसी तरह होता है, इसी तरह। अब हिस्टामिन, एक तो हिस्टामिन रिलीज़ होगा, और जो ये सेल्स हैं आपके पास इंजर्ड सेल्स हैं, इनकी आपके पास जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे एरिकोडोनिक एसिड बनता है, उसके बाद ल्यूकोट्राइन B4 बनेगा। ठीक है,
ल्यूकोट्राइन B4 में यहाँ पर लिखा हुआ है L से ल्यूकोट्राइन है, T से L से ल्यूको, T से ट्राइन, B से B4, ठीक है। B ऐसा ही है, ठीक है, इसका कोई फुल वो नहीं है। इनमें एक ब्रेडिकाइनिन भी आता है क्या। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, इस सेल की कंस्ट्रक्शन कराएंगे, इस सेल की कंस्ट्रक्शन कराएंगे। जब इसकी इन नॉर्मली अब देखो ये दोनों सेल्स, लेट सपोज इस सेल की ये मार्जिन इसकी यहाँ पर ही है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है। कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर एक स्पेस बन गया है। अब ये क्या है आपके पास, इंटर एंडोथीलियल गैप है। ये क्या है आपके पास, ये तीनों क्या करेंगे, कंट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स टू फॉर्म इंटर एंडोथीलियल गैप्स। और जब ये इंटर एंडोथीलियल गैप्स बन गए तो यहाँ पर क्या होगी, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन परमिएबिलिटी, ठीक है जी। अच्छा, जब परमिएबिलिटी बढ़ गई तो भाई फ्लूइड लीक तो करेगा ही करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो हिस्टामीन है, हिस्टामीन से मैंने यहाँ पर आपसे क्या कहा था, वेज़ो डायलेट करता है। ये आर्टीरियल एंड को वेज़ो डायलेट करता है और जो परमिएबिलिटी है वो वीनस एंड में बढ़ाता है। क्या, हिस्टामीन का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इंक्रीज परमिएबिलिटी एट वेन्यूल, ठीक है। ये वीनस एंड या फिर वेन्यूल में इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है जी। अच्छा, होप कि जो है ना ये आपके पास जो है ना सारा क्लियर होगा। अच्छा, अभी हम जो है ना मूव करते हैं जो है ना इसके स्टेप्स पर, कि जो है ना इन्फ्लेमेशन हो गई कि न्यूट्रोफिल्स अब कैसे आएंगे, ठीक है, अभी हम वही देखेंगे। अच्छा जी, अब देखें नॉर्मली ये क्या आपके पास ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में जो है ना फ्लूइड का जो है ना एक नॉर्मल वो होता है, मूवमेंट होती है, ठीक है। नॉर्मल जो है ना इसमें वो होती है, सीक्वेंस होती है। एक टर्बुलेंट होता है फ्लो जो कि जो है ना यूँ समझो कि लीनियर नहीं होता, एक होता है लीनियर, एक होता है टर्बुलेंट। लीनियर मतलब बिल्कुल सीधा सीधा, टर्बुलेंट मतलब क्या, कोई भी सीक्वेंस नहीं हो। अब देखो लीनियर ब्लड फ्लो में सीक्वेंस क्या होती है, सेंटर में आपके पास चलते हैं WBCs या फिर जो है ना इन्हें आप मैक्रोफेज हो गए, आपके पास ल्यूकोसाइट्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, जो भी, ठीक है। उनके बाद आपके पास आते हैं RBCs, एंड देन आपके पास आता है प्लेटलेट, एंड देन आपके पास आता है जो है ना प्लाज्मेटिक जोन। अब देखो ये नॉर्मल सीक्वेंस होती है, जो है ना वो होता है लीनियर ब्लड फ्लो होता है। जब यहाँ पर डायलेशन हुई, डायलेशन की वजह से क्या हो रहा था, ब्लड फ्लो बढ़ रहा था। ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा तो इनकी सीक्वेंस में क्या होगी, अल्ट्रेशन आएगी। अब वो अल्ट्रेशन क्या आएगी अभी हम देखेंगे, ठीक है। वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये लेट सपोज मैंने ये क्या बनाया हुआ है, कोई भी न्यूट्रोफिल एक्यूट है ना, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपके पास जो सेल होता है वो आपके पास मोस्टली न्यूट्रोफिल ही होते हैं। अब देखो न्यूट्रोफिल जब आएगा तो न्यूट्रोफिल पर एक चीज़ होती है जिसे आप क्या कहते हैं, सैलिसाइल शुगर, सैलिसाइल शुगर होती है, ठीक है। एंड एक और ये होता है, इसे आप क्या कहते हैं, इंटेग्रिन। अब देखें इसे हम, इसकी सीक्वेंस क्या थी, एडिशन, उसके बाद क्या थी, रोलिंग, एडिशन, उसके बाद थी रोलिंग, और रोलिंग के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डायापेटासिस, ठीक है। नहीं, एडिशन से पहले आती है आपके पास क्या, मार्जिनेशन। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो ये जो न्यूट्रोफिल है ना, न्यूट्रोफिल RBCs को किक आउट करेगा। न्यूट्रोफिल यहाँ पर इसकी पेरीफेरी तक आ जाएगा, सेंटर से आ गया पेरीफेरी तक, इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनेशन।
क्या क्या हुआ इस यहाँ पर न्यूट्रोफिल मार्जिन पर आ गया, ब्लड वेसल की मार्जिन पर आ गया, इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनेशन। ठीक है। जब ये मार्जिनेशन हो रही होगी तो ये जो आपके पास आरबीसीज है ना, आरबीसीज आपके पास क्या करेंगे, स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। क्या क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। और वो जो है ना एक जो है ना आरबीसीज का जो है ना एक मैस बना देंगे, वो बहुत ही लार्ज ग्रुप बन जाएगा उनका। ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर जो है ना आरबीसीज बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। लेट सपोज ये बहुत सारे आरबीसीज हैं, एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। ठीक है, ये आरबीसीज एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, सेंटर में आ जाएंगे फिर बाद में। ठीक है। अब जब मार्जिनेशन होगी, जब यहाँ पर कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी, न्यूट्रोफिल आपके पास पेरिफेरी में आएंगे। तो अच्छा जी, जब ये आपके पास यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर क्या होगी, स्टैसिस होगी। क्या होगी, स्टैसिस। अब देखिए स्टैसिस में होता क्या है, स्टैसिस में तो स्टैसिस आपके पास क्या है, इसे आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, RBCs stick each other, RBCs stick each other, come in center, come in center and move very slowly। आरबीसीज की जो मूवमेंट है बिल्कुल स्लो हो जाएगी, और इस स्लो मूवमेंट की वजह से आपके पास जो ये कैपिलरी है इसमें कंडीशन आती है जिसे आप क्या कहते हैं, हीमो कंसंट्रेशन। क्या, हीमो कंसंट्रेशन जब हो गई तो ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो आपके पास क्या होगी, डिक्रीज़ मोटिलिटी, या फिर जो है ना आपके पास डिक्रीज़ वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, आपके पास जो है ना यहाँ से क्या होगा, डिक्रीज़ मोटिलिटी, मोटिलिटी यहाँ से बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए न्यूट्रोफिल पर ये सेलिसाइल, इनका पूरा नाम था आपके पास सेलिसाइल लेविस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं ना। ठीक है, आप सिंपली कहते हैं सेलिसाइल जो है ना शुगर्स होते हैं इस पर, और इनके ऊपर जो है ना एक एडिसिव मॉलिक्यूल होता है। अभी न्यूट्रोफिल को यहाँ पर छोड़ दो। ये कि एंडोथेलियल सेल्स से, एंडोथेलियल सेल्स में जो है ना ये आपके पास स्टोर्ड होती हैं जो है ना जो है ना क्या कहते हैं, एडिसिव मॉलिक्यूल्स जो है ना इनमें नॉर्मली स्टोर होते हैं। इन्हें जब ये स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वेबल प्लेट बॉडीज़। क्या, वेबल प्लेट बॉडीज़। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो ये क्या करेंगे, ये इनको जो है ना ऊपर एज ए स्टिकी मॉलिक्यूल जो है ना एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जब ये इन्हें एक्सप्रेस करेंगे तो इन मॉलिक्यूल को आप क्या कहते हैं, जो है ना ई सेलेक्टिन, या फिर जो है ना पी सेलेक्टिन। एक होता है पी सेलेक्टिन, एक होता है ई सेलेक्टिन। ठीक है, पी सेलेक्टिन, एंड ये वाला क्या होगा आपके पास, ई सेलेक्टिन। ठीक है, अब देखो पी सेलेक्टिन एंड ई सेलेक्टिन जब एक्सप्रेस करेंगे एंडोथेलियल सेल्स तो न्यूट्रोफिल पर सेलिसाइल शुगर के ऊपर एक एडिसिव मॉलिक्यूल अटैच होता है। इससे आप क्या कहते हैं, ये जो पिंक वाला है इससे आप क्या कहेंगे, एल सेलेक्टिन। क्या, तो वो इनके साथ क्या करेगा, स्टिक हो जाएगा। ये दोनों पी सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन एंड जब ये एल सेलेक्टिन आपस में स्टिक हो जाएंगे तो इसे आप क्या कहेंगे, एडिशन। पहला हमने क्या किया, मार्जिनेशन, अब एडिशन हो गया, मार्जिनेशन एडिशन हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि रोलिंग। जब ये इसके साथ एडिशन होगी तो ये जो है ना दिस इज़ वीक एडिशन, ये कोई जो है ना स्टेबल एडिशन नहीं होती। स्टेबल एडिशन अभी जो है ना हम बाद में करेंगे, वो कैसे होती है वो भी करेंगे। ठीक है, और न्यूट्रोफिल पर एक और होता है इंटीग्रिन, इंटीग्रिन की हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, एडिशन हो गई, ये आपके पास क्या है, वीक एडिशन है, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, जब ये एडिशन हो गई तो ये सेल क्या करेगा, अपने आप को रोल करेगा, ऐसे आपको अपने आप को रोल करता जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या होगी, रोलिंग। अब देखो रोलिंग भी हो गई, अभी हम आते हैं इसकी स्टेबल एडिशन पर कैसे होती है। अब देखो इंजर्ड सेल, हाँ अब देखो यहाँ पर वेबल प्लेट बॉडीज़ को भाई कौन स्टिमुलेट कर रहा है कि जो है ना इन चीज़ों को जो है ना एक्सप्रेस करो। बुक में आपके पास दिया हुआ है हिस्टामिन्स, थ्रोम्बिन एंड और भी है ल्यूकोट्राइन, नहीं ल्यूकोट्राइन नहीं है। ये चीज़ें क्या करेंगी, इन्हें स्टिमुलेट करेंगी। अब वेबल प्लेट बॉडीज़ जब स्टिमुलेट होंगी तो उनका फंक्शन आपको पता है कि वो क्या करेंगी, पी सेलेक्टिन ई सेलेक्टिन को क्या करेंगी, वो जो है ना एक्सप्रेस करेंगी। प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द बुक्स कह रहा हूँ, लेकिन जो है ना ज़्यादातर पी सेलेक्टिन को ही जो है ना वो क्या करती हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, होप कि जो है ना ये क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद एक और मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है इंटरल्यूकिन 1 इन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। अब देखें ये आपके पास इसमें से क्वेश्चन आता है, ये रिलीज़ करते हैं आपके पास क्या, मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस रिलीज करते हैं और ये एमसीक्यू बनता ही बनता है। ठीक है, अच्छा जी, जब ये रिलीज़ होंगे तो पता है ये क्या करेंगे, ये आपके पास जो है ना एंडोथेलियल सेल्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। जब ये इनको स्टिमुलेट करेंगे तो एंडोथेलियल सेल्स क्या करेंगे पता है, ये अपने ऊपर एक मॉलिक्यूल जो है ना एक्सप्रेस करेंगे, ये वाला, इसे आप क्या कहते हैं, आईकेम। आईकेम और एक होता है आपके पास क्या, वीकेम। आईकेम का आई थिंक मेरे ख्याल में फुल फॉर्म होगा इंटरस्टिशियल सेल एडिसिव मॉलिक्यूल। बाकी वीकेम का आपके पास होता है मस्कुलर सेल एंडोथेलियल जो है ना एडिसिव मॉलिक्यूल। ठीक है जी, अच्छा इसमें आईकेम एक होता है 1। ठीक है, आईकेम 1। अब देखो जब ये एक्सप्रेस होंगे यहाँ पर, इनको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1, और ये भी एमसीक्यू बनता है। ठीक है, जब ये यहाँ पर स्टिमुलेट होंगे, अच्छा इसके साथ साथ ये एक और भी जो है ना चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, इसको, इसकी एक्सप्रेशन को। अब ये रेड वाला मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, ये है आपके पास क्या, पीकेम। ठीक है जी, पीकेम आपके पास क्या है, प्लेटिलेट एंडोथेलियल सेल एडिसिव मॉलिक्यूल। ठीक है, प्लेटिलेट एंडोथेलियल सेल एडिसिव मॉलिक्यूल। अब देखें प्लेटिलेट एडिसिव, ये जो पीकेम है ना, ये आपके पास क्या होता है, जो है ना ये भी एंडोथेलियल सेल है, ये भी एंडोथेलियल सेल है। इन दोनों के बीच में ये जंक्शन होता है। ठीक है, इन जंक्शंस के बीच में होता है ये सेल। अब साइड ये न्यूट्रोफिल यहाँ पर इन दोनों से भी बाइंड करेगा और इससे भी बाइंड करेगा, आईकेम एंड वीकेम से। ठीक है, आईकेम एंड वीकेम से बाइंड करेगा थ्रू इंटेग्रिन। किसके साथ, और किसके थ्रू, इंटेग्रिन के थ्रू। जब ये इसके साथ बाइंड करेगा ना तो इंटेग्रिन की यहाँ पर भी एफिनिटी लो होती है। यहाँ पर तो इसकी एफिनिटी बिल्कुल लो थी, यहाँ पर भी इसकी एफिनिटी क्या होगी, बिल्कुल लो होगी। अब इसकी एफिनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास यहाँ से कीमोकाइन्स रिलीज होते हैं। दिस इज़ योर कीमोकाइन। अब कीमोकाइन जाकर एंडोथेलियल सेल्स पर एक रिसेप्टर होता है इसके लिए, उस पर बाइंड करेगा। जब ये कीमोकाइन इस पर बाइंड करेगा, दिस विल इंक्रीज द अफिनिटी फॉर इंटेग्रिन। मतलब क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग द स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ पर हाई अफिनिटी, क्या हाई अफिनिटी। जब इसकी अफिनिटी हाई हो जाएगी तो इंटेग्रिन जब बाइंड करेगा, जब बाइंड करेगा तो ये जो है ना एक स्टेबल एडिशन बन जाएगी, और इससे हम जो है ना स्टेबल कहते हैं, क्या, स्टेबल, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडिशन बन जाएगी, और इसे हम क्या कहेंगे, इस एडिशन को हम क्या कहेंगे,
इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एडिशन। दिस इज़ योर स्टेबल एडिशन। जब स्टेबल एडिशन हो गई तो जब साइड से ये दोनों पीकेएम के थ्रू, पीकेएम से भी ये बाइंड कर रहा है आपके पास ये एल सेलेक्टिंग के थ्रू, तो ये क्या करेंगे, इसको सेल को मूव जो है ना नीचे जो है ना पुल करेंगे इसको। जब ये सेल नीचे पुल हो जाएगा तो ये जो है ना इसकी डायापेडेसिस के थ्रू, मैं इसको यहाँ जो है ना यहाँ से शो कर रहा हूँ, इसकी अब डायापेडेसिस हो गई है, ठीक है। अब डायापेडेसिस क्या है भाई, आपके पास जो है ना सेल की क्या है, ये जो है ना यूँ समझो कि कोई भी मूवमेंट है, ठीक है। अब देखें पीकेएम को जो है ना आप सिंपली CD31 भी कहते हैं। क्या पीकेएम को आप जो है ना CD31 भी कहते हैं। जब इसकी डायापेडेसिस हो गई, डायापेडेसिस होने के बाद अब देखो वेसल है, तो वेसल में क्या होती है भाई, आपके पास होती है ना ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को कट करने के लिए न्यूट्रोफिल एक एंजाइम जो है ना रिलीज़ करेगा। ये है आपके पास क्या, कोलेजिनेस। क्या बहुत ही सिंपल है भाई, कोलेजिनेस क्यों रिलीज़ किया। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन सा कोलेजन होता है, टाइप 4 होता है ना, आई थिंक ये टाइप 4 होता है। तो उसमें क्या होता है, टाइप 4 कोलेजन। तो उसको कट करने के लिए भाई कोलेजिनेज ही आना चाहिए ना, दैट्स वाई ये कोलेजिनेस रिलीज़ करता है, ठीक है। अब वेसल भी कट हो गई, अब न्यूट्रोफिल लेट सपोज बाहर भी आ गया, लेट सपोज न्यूट्रोफिल वेसल से बाहर भी आ गया। अभी हम पढ़ेंगे इसकी क्या, कीमोटैक्सिस। अब देखो कीमोटैक्सिस कैसे होती है, यहाँ पर मैंने ये 3 जो है ना वो लिखे हुए हैं, कीमोकाइंस एंड साइटोकाइंस हैं ये, ठीक है। ये होते हैं आपके पास क्या, एंडोजीनस। ये आपके पास होते हैं एंडोजीनस कीमोकाइंस। ये क्या करते हैं, इसकी कीमोटैक्सिस करवाते हैं न्यूट्रोफिल की। आपके पास ये क्या है, आपके पास कीमोकाइंस में मेनली आता है इंटरल्यूकिन 8। इंटरल्यूकिन 8 आपके पास प्लेटिलेट अट्रैक्टेंट होता है, प्लेटिलेट अट्रैक्टेंट होता है। एंड C5a आपके पास होता है जो है ना आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो है ना एक प्रोटीन है, ठीक है। एंड एक आता है आपके पास क्या, ल्यूकोट्राइन B4। लेट्स अब देखो ये तो हो गया। अब देखो कीमोटैक्सिस होती कैसे है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर न्यूट्रोफिल। अब देखो न्यूट्रोफिल पर आपके पास जो है ना रिसेप्टर्स होते हैं। लेट्स सपोज दिस इज दैट रिसेप्टर एंड ल्यूकोट्राइन B4 यहाँ पर आकर बाइंड करेगा, ठीक है। अब देखो ल्यूकोट्राइन B4 यहाँ पर आकर बाइंड कर गया है, ठीक है। ल्यूकोट्राइन B4 ने लेट्स सपोज यहाँ पर बाइंड किया है। जब ये सेल एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेट करेगा किसको, एक एंजाइम को, जैसे आप क्या कहते हैं GQ। जब GQ एक्टिवेट हुआ तो GQ क्या करेगा, इसकी सेल की जो है ना लिपिड मेम्ब्रेन में आपके पास होता है फास्फोआइनोसिटोल डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या करेगा, GQ एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। ये आपको पता होता है, ये आपसे पूछा नहीं जाता इतना, इसीलिए मैं जो है इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सारा, ठीक है। अब बस समझ में आना चाहिए, जो मेन चीज़ है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसे आप क्या कहते हैं, फास्फोलाइपेज C। फास्फोलाइपेज C क्या करेगा, PIP2 को जो है ना डिग्रेड करेगा 2 चीज़ों में। एक तो आपके पास आ जाएगी क्या, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डायसाइल ग्लिसरॉल। अब देखो आइनोसिटोल जो है ना ट्राइफॉस्फेट क्या करेगा, कैल्शियम कैलमोड्यूलिन को एक्टिवेट करेगा। जब कैल्शियम कैलमोड्यूलिन एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना ये एक्टिवेट करेगा किसको, प्रोटीन काइनेज C को। जब प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा, जो है ना एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स को एक्टिवेट करेगा और उसके थ्रू ये सेल आपके पास जो है ना एक चीज़ जो है ना एक्सटेंड करेगा अपने जो है ना, अब सेल से बाहर एक चीज़ एक्सटेंड करेगा न्यूट्रोफिल, उससे आप क्या कहते हैं, फाइलोपोडिया। बस यहाँ पर फाइलोपोडिया का नाम याद करना, बस क्या, फाइलोपोडिया आपके पास जब एक्सटेंड हुआ तो फाइलोपोडिया सेल्स को क्या पता है क्या करेगा, इन सेल्स को क्या करेगा, पुल बैक द सेल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन। अब देखो जहाँ से ल्यूकोट्राइन आया था, ल्यूकोट्राइन B4, लेट सपोज यहाँ से इंजरी हुई है तो मैंने सेल को यहाँ पर बनाया, लेकिन ये यहाँ पर होना चाहिए था, बट
समझने के लिए, लेट सपोज ल्यूकोट्राइन B4 यहाँ से रिलीज़ हुआ तो वो जाकर इस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर, लेट सपोज ये ल्यूकोट्राइन B4 ने यहाँ पर बाइंड किया तो ये सेल जो है ना इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, थ्रू सूडो फाइलोपोडिया। फाइलोपोडिया का काम क्या है, पुल बैकवर्ड, पुल बैक द सेल in direction of extension, in the direction of extension. This hole is called chemotaxis. अच्छा जी, तो ये पूरा था आपके पास क्या, कीमोटैक्सिस, ठीक है। होप कि जो है ना ये कीमोटैक्सिस भी समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, C5A इज़ द कीमो अट्रैक्टेंट। क्या होता है ये, कीमो अट्रैक्टेंट होता है C5A। क्या होता है ये पूछा जाता है ना, तभी बता रहा हूँ, ठीक है। कीमो अट्रैक्टेंट C5A आपके पास होता है कीमो अट्रैक्टेंट। और ये प्रोसेस पूरा था, देखिए मैं प्रोसेस को लिख नहीं रहा लेकिन आपको जो है ना बस समझा दिया था। डायप्टेसिस के बाद यहाँ पर क्या होगा, कीमोटैक्सिस होगा, ठीक है। अब देखो कीमोटैक्सिस भी हो गया, उसके बाद आपके पास जो लास्ट है आपके पास क्या होगा अभी, फेगोसाइटोसिस। अब देखें फेगोसाइटोसिस की मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस फेगोसाइटोसिस को जो है, फेगोसाइटोसिस की जो है ना आपको डिटेल स्टेप्स पता होने चाहिए। ये आपसे पूछते नहीं हैं कभी, ठीक है, ये आपसे पूछेंगे नहीं। फेगोसाइटोसिस के स्टेप्स में नंबर 1 आता है आपके पास क्या, रिकॉग्नाइजेशन। सेकंड आता है आपके पास क्या, इंगल्फमेंट। थर्ड आता है आपके पास क्या, किलिंग। रिकॉग्नाइजेशन के लिए आपके पास यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर के बाद वो उसको एज ए एंडोसाइटिक वेसिकल उसको क्या करता है, इंगल्फ करता है, एंड आपके पास किलिंग करता है। किलिंग के लिए इसके पास जो है ना मेथड्स होते हैं। एक आता है आपके पास क्या, रॉस एंड नाइट्रिक ऑक्साइड स्पेशीज़ आती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ आती हैं, एंड इसके बाद एक आता है क्या, एंजाइम्स, लाइजोसोमल एंजाइम्स आते हैं, ठीक है। अब देखें रॉस में जो है ना आपको एक एंजाइम्स, रॉस में जो है ना आपको बस एक एंजाइम याद रखना है, उसे आप क्या कहते हैं, NADPH ऑक्सीडेज, ठीक है। बस ये जो है ना NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम याद करना, क्योंकि वो NADPH ऑक्सीडेज क्या करता है, ये लेट सपोज NADPH है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NADP पॉजिटिव में, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, सुपर ऑक्साइड में, ठीक है। और फिर सुपर ऑक्साइड सारी डिस्ट्रक्शन करा देगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था। उसके बाद ये तो हो गया। अब देखो फेगोसाइटोसिस भी हमने कर दी, अब इसकी टर्मिनेशन कैसे होती है। मैक्रोफेजेस आर द वेरी क्लेवर सेल्स, ठीक है। मैक्रोफेज यहाँ पर क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, क्या रिलीज़ करेंगे, ठीक है। मैक्रोफेज, चलो मैं जो है ना इसको इससे बना लेता हूँ। मैक्रोफेज यहाँ पर रिलीज़ करेंगे आपके पास क्या, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड इंटरल्यूकिन 10। ये जाकर इनको इनहिबिट कर देंगे। जब ये इनहिबिट हो गए तो सेल की जो है ना ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1, तो यहाँ पर क्या होगी भाई, आपके पास स्ट्रॉन्ग एडिशन ही नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग एडिशन नहीं होगी तो डायप्टेसिस नहीं होगी, ठीक है जी। दिस इज़ हाउ टर्मिनेट जो है ना आपके पास ये टर्मिनेट करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, होप कि जो है ना ये आपके पास बहुत टाइम लग गया लेकिन इम्पोर्टेंट था, एंड होप कि जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसका क्लियर होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट acute inflammation.